ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गजब गरजे हैं। उन्होंने ऐसी हुंकार भरी है जिससे देश और सरहद पार तक सभी के होश उड़ा दिए हैं। साथ ही विपक्षी खेमे पर भी जमकर हमले बोले हैं और देश की संस्कृति और विकास पर भी मजबूती का जोर दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार जी। सर, क्या कुछ बोले हैं आज पीएम मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बोलते नहीं हैं, ये सुनाते हैं। वो देश की आवाज दुनिया तक सुनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आवाज विपक्ष तक पहुंचाते हैं और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक के दिलों तक पहुंचाते हैं। आज उन्होंने मन की बात की, बहुत दिनों के बाद फिर से मन की बात की। सुनने वालों की संख्या करोड़ों में और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होते हैं कि अगर बात हो रही है तो बात के समय उनको कौन सी बातें ऐसी मिल जाए जो आगे उनकी रणनीति के लिए, उनके भविष्य के लिए, राजनीतिक कैरियर के लिए और साथ ही विपक्ष के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, इसके लिए उनको कोई ना कोई आधार मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। इसीलिए मन की बात में वो मन की बात तो करते हैं, लेकिन वो सियासत की चर्चा भी होती है, दुनिया को एक संदेश भी होता है और साथ ही ये भी होता है कि विपक्ष में जो चल रहा है वो विपक्ष आखिर आगे क्या कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है। तो पहले तो उन्होंने वोटर डे के ऊपर बताया मतदाता सूची, मतदाताओं की संख्या और नए युवा मतदाता कैसे भारत की राजनीति को प्रभावित करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है। वोटर डे के अवसर पर उन्होंने पहले लोगों को धन्यवाद दिया, युवाओं को जुड़ने की बात की और साथ ही एक संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, किस राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी। ये कुछ समय से भाजपा के रणनीतिकारों ने ये तय किया था और साथ में संघ का सहयोग भी था कि अगर अभी प्रधानमंत्री मोदी का लीडरशिप है, लोग उनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसके बाद पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक उनके नाम पर वोट डालते हैं। लेकिन लीडरशिप बदलेगा और उसके बाद नए चेहरे सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी बदलेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष ये जो बदले गए हैं वो युवा को बनाया ही इसलिए गया कि नितिन नवीन आगे नई पीढ़ी की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी अगर संगठन में बदलाव होता है, चेहरा बदलता है, तो फिर उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यही होगी कि लोग संगठन के साथ जुड़े हैं या किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, जैसे परिवारवादी पार्टियों में होती रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, ये सारी पार्टियां जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन लोगों के सामने चुनौती होती है। तमिलनाडु में यही चुनौती जयललिता की पार्टी के साथ हुआ, एआईएडीएमके के साथ, कि जैसे ही जयललिता की मौत हुई पार्टी बिखरने लगी और उसके बाद लोग भी उनसे छूटने लगे। वही स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ, वही स्थिति लालू प्रसाद यादव के साथ, वही स्थिति मुलायम सिंह यादव के साथ। कांग्रेस में भी यही संकट है। क्या भारतीय जनता पार्टी को भी यही संकट का सामना करना पड़ेगा? इसीलिए इन लोगों ने रणनीति बनाई थी। वैचारिक तौर पर सोचो, और अभी जो युवा वोटर बने हैं, 18 साल की उम्र क्रॉस किया, और जो अभी 10-12 साल का है, जो 5-6 साल के बाद 18 साल का होगा, उनके अंदर कम से कम ये भावनाएं तो होनी चाहिए कि आगे अगर सरकार बनाने की बात हो तो जिस तरीके से ये लोग भ्रमित करते रहते थे सरकार किसकी होगी, तो सरकार उसकी होगी जो फर्जी वादे करेगा, जो दावे करेगा, जो विकास की चर्चा करेगा, बेरोजगारी जैसे शाश्वत मुद्दे को उठाता रहेगा। उन्हीं लोगों के, उन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। लेकिन चुनाव केवल इस आधार पर नहीं होनी चाहिए। लोगों को यह समझना चाहिए कि किसी देश के विकास में उसकी संस्कृति का कितना बड़ा योगदान होता है। संस्कृति विघटित होती है, अगर परिवर्तन होता है तो विकास भी उसी रेशियो में प्रभावित होती है। अगर वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी होती रही है तो इसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं वो यही डेवलपमेंट के मुद्दे और सांस्कृतिक सुरक्षा के कमी जो अन्य पार्टियों ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने इसे बचाने की कोशिश नहीं की। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमारी संस्कृति पिछड़ती गई और फिर स्थिति ऐसे हुई कि आज जो राहुल गांधी बार बार बात करते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर हमारा कमजोर हुआ। तो क्यों कमजोर नहीं होगा? अगर यहाँ के युवा मैकडी
और बर्गर किंग के पास जाएंगे, चाइनीज फूड खाएंगे और उसके बाद वही लोग जाकर केएफसी से लेके दूसरे वैसे फूड कोर्ट में जाएंगे जहां पर विदेशी सामान मिलते हैं, हमारे प्रोडक्शन को प्रभावित करता है और जिसका पैसा उसी तरीके से जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात चली थी ब्रिटिश काल में और कहा जाता था कि भारत की संपत्ति लूट लूट कर ये ब्रिटेन लेकर जा रहा है, ब्रिटेन में किले बना रहा है। आज भी वही स्थिति है। ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा तो फिर हमारे देश के मजबूती कैसे आएगी डेवलपमेंट के प्लैंक पर। तो इसीलिए ये बात चल रही है कि युवाओं के अंदर सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का आधार डेवलप करो और उसी से भारतीय जनता पार्टी का आधार तैयार होगा। आगे लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर हमें विकास चाहिए तो हमें भारतीय बनना पड़ेगा, हमको बिहारी, बंगाली, मराठी, मद्रासी इन लोगों के बीच बटे हुए नहीं रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय सूत्र में सबको एक दूसरे के साथ बंधना पड़ेगा और साथ ही अपनी जमीन से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन सेक्टर मजबूत होगी तो हम चाइना से अगर कंपीट करना है तो चाइना की तरह प्रोडक्शन में सोचना पड़ेगा कि गांव गांव में कैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग शहरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लायक बन सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि युवा वोटर, नए लोग जो जुड़ रहे हैं और जो लोग जुड़ने वाले हैं सबको कम से कम वास्तविक राजनीतिक परिचर्चा में शामिल करो। मन की बात का एक बड़ा आधार है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी यह बताया कि देखो भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत के राजनीति, ये जो तुम लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से कर दिया था, यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हिंदुओं के उन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता रहा, अब वो राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति की दिशा बदल गई है। अब नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ तक, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में देखें 7+1 स्टेट, तो अभी भगवा परचम फहरा रहा है। कांग्रेस आउट हो चुकी है, एक लोकसभा सीट जीतकर नहीं आती है 25 लोकसभा सीटों में से जो स्थिति बनी। असम में इस बार उपस्थिति दर्ज की। तो ये जो स्थितियां उन्होंने बदली है उसमें दिख रहा है कि कैसे त्रिपुरा के लाल किले को ध्वस्त कर वहां भगवा किला बनाया गया और उसी तरीके से अब केरल तक पहुंच होगी। जिस तरह से कश्मीर की सियासत को बदला गया, वहां यूनियन टेरिटरी बनाई गई। आज अब्दुल्ला परिवार परेशान है, महबूबा मुफ्ती का परिवार परेशान है कि उनकी विरासत जो राजनीति में मिली थी, राजनीतिक विरासत चरमराती जा रही है। वही स्थिति अब केरल में होगी। एलडीएफ यूडीएफ की राजनीति खत्म होगी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फोर्स बनकर उभर रही है। उसी तरीके से ये विपक्ष में जिस तरीके नैरेटिव इन्होंने सेट किया था उस नैरेटिव को बदलना है, इसलिए सांस्कृतिक विरासत की बात वो कर रहे हैं और वो बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये केवल भारत के नहीं है, भारत की मजबूती, भारत में अपने सांस्कृतिक सुविधाओं, सांस्कृतिक फैसिलिटी को मजबूत करना। और ये दिख रहा है कि दुनिया के कोने कोने में हिंदू पर्व त्योहार को इज्जत मिल रही है, हिंदू पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं और कई देशों ने ये मान लिया है कि अगर भारत के साथ संबंध बेहतर करने हैं तो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। ये जो राहुल गांधी या विपक्ष के कुछ नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं कि देखो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कैसे प्रधानमंत्री मोदी झुक गए या फिर 50% का टैरिफ लगा दिया जिससे प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो कमजोर हो गया है। ये राहुल गांधी को भी जवाब है कि प्रोडक्शन सेक्टर उसके कारण नहीं बल्कि तुम्हारी पॉलिसी के कारण प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से सर्विस सेक्टर को बढ़ाया गया और लंबे समय तक 30-40 सालों तक ये कांग्रेस की सरकारों ने प्रोडक्शन सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया, चाइना को मौका मिला आगे बढ़ने का। तो ये कई रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वस्त किए हैं। राहुल गांधी के खेमे में इसी बात से भगदड़ मची हुई है कि केरल में शशि थरूर उभर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। पंजाब में मनीष तिवारी हैं जो बार बार राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 4-5 बड़े नेता हैं जो कतार में लगे हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान अब ज्यादा दिन तक राजनीति में नहीं रहेंगे जो मोदी को टारगेट करने वाले रहे हैं। अभी अशोक चौहान जो वापस आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके बाद अब उनको बताया गया है कि देखो भाई लातूर का रीजन जो है
वो आपकी जिम्मेदारी है। लोकल बॉडी चुनाव में भी आप वहां पर बेहतर सफलता नहीं हासिल कर पाए तो अब वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विकास करो। नितिन नवीन अभी मथुरा काशी की यात्रा पर निकले हुए हैं, मथुरा वृंदावन गए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ थे, पंकज चौधरी से मुलाकात की और इन लोगों ने एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति रह गई थी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, जिसके कारण अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा बढ़ी, 37 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, अब वो स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पर फोकस करो। योगी आदित्यनाथ को थोड़ा ज्यादा कमान दो। उनका नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर वो कुछ बना रहे हैं, वो टिकट की बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट ज्यादा अहमियत रखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इन दोनों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। 80 सीटों पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो यही स्थिति है जिसके कारण दुनिया भर में इस बात की चर्चा होती है कि मोदी अगर यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ एफटीए करते हैं, अमेरिका को औकात बताते हैं, अमेरिका कितना भी कोशिश करता रहे वो भारत को गाजा पीस प्लान के में शामिल नहीं कर पाता। मोदी मुलाकात तक नहीं कर पाते, बात नहीं करते, इसीलिए कि उसकी अकड़ तोड़नी है। तो भारत तो मजबूत हो ही रहा है और भारत की मजबूती दुनिया भर में ये दिख रही है कि अब द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था नहीं होगी। यानी रूस और अमेरिका नहीं, तीसरा फोर्स भारत उभरा है जो उसके पैरेलल है। यही मोदी का संदेश है और इसलिए भारत में भी उन्होंने नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। तैयारी लंबी है, अभी इंतजार करना पड़ेगा विपक्ष को कि अगले 20-25 सालों तक, जब तक कि ये पूरी तरह से भारत तैयार नहीं हो जाता कि हमारा राजनीति का एक मुद्दा हिंदुत्व भी होगा, तब तक के लिए इन लोगों ने रणनीति बना रखी है। इसीलिए परेशानी विपक्ष की बड़ी है और दुनिया भर में ये लग रहा है कि अब भारत पूरी तरह से बदल चुका है, जो आगे भी बदलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी के बयानों ने आज पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। इसके साथ ही उनकी बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है ये भी साफ हो गया है, जिसको लेकर विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।